घर के अंदर पैर रखते ही आशा समझ गई थी कि आज फिर कुछ हंगामा हुआ है। घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, इसलिए वह विचलित नहीं हुई। शांत भाव से उसने दुपट्टे से मुंह पोंछा और कमरे में आई। रोज की भांति माँ आंखें बंद करके लेटी थी। 16 वर्षीय महिमा मुरझाए मुख को लेकर उसके सिरहाने खड़ी थी। छत पर पंखा घूम रहा था, फिर भी बरसात का मौसम होने के कारण उमस भरी गर्मी थी। उस पर कमरे की एकमात्र खिड़की बंद होने से आशा को घुटन होने लगी। उसने महिमा से पूछा, ये खिड़की बंद क्यों है? खोल दे। महिमा ने खिड़की खोल दी। आशा माँ के पलंग पर बैठ गई। कैसी हो माँ? माँ की आंखों में आंसू डबडबा आए। वो भरे गले से बोली, मौत क्या मेरे घर का रास्ता नहीं पहचानती? माँ, हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? आशा ने माँ के माथे पर हाथ रख दिया। तुम्हारे लिए बोझ ही तो हूँ। माँ के आंसू गालों पर लुढ़क आए। माँ, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो हम दोनों के लिए सुरक्षा हो। पर बेटी, अब और नहीं सहन होता। क्या आज भी कुछ हुआ है? वही पुरानी बात। महीने का आखिर है, जब तक तनख्वाह ना मिले कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। आज क्या हुआ? आशा ने भय मिश्रित उत्सुकता से पूछा। आराम कर, तू थक कर आई है। आशा का मन करता था कि यहाँ से भाग जाए, पर हिम्मत नहीं होती थी। उसकी तनख्वाह में परिवार का भरण पोषण संभव नहीं था। ऊपर से माँ की दवा इत्यादि में काफी खर्चा हो जाता था। महिमा के हाथ से चाय का कप लेकर आशा ने पूछा, माँ की दवा ले आई है ना? महिमा ने इनकार में सिर हिलाया। आशा के माथे पर बल पड़ गए। क्यों? महिमा ने अपना माथा दिखाया, जिस पर घूमड़ निकल आया था। फिर धीरे से बोली, पापा ने पैसे छीन लिए। तो आज यह बात हुई है। अब तो सहन नहीं होता। इस सत्यानाशी शराबी ने मेरे हंसते खेलते परिवार को आग की भट्टी में झोंक दिया है। तुम्हारी दवा के पैसे शराब पीने के लिए छीन ले गए? महिमा ने पैसे नहीं दिए तो वो चीख चीख कर गंदी गालियां देने लगे। फिर बेचारी का सिर दीवार पे दे मारा। क्रोध से आशा की आंखें जलने लगी। हालात सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। अब तो कुछ करना ही होगा। कुछ नहीं हो सकता बेटी, माँ ने भरे गले से कहा। तू थकी होगी, चाय पी ले। आशा ने कप उठाया। माँ कुछ क्षण उसकी ओर देखने के बाद बोली, मैं एक बात सोच रही थी, अगर तू माने तो। कैसी बात माँ? देख, मैं तो ठीक होने वाली नहीं हूँ। आज नहीं तो कल दम तोड़ना ही है। तू महिमा को लेकर किसी कामकाजी महिलावास में चली जा। और तुम? माँ, तुम जो पागल हो गई हो, तुम्हें इस अवस्था में यहाँ छोड़कर हम कामकाजी महिलावास में चली जाएं, ऐसा सोचना भी नहीं। रात को दोनों बहनें माँ के कमरे में ही सोती थी। कोने वाला कमरा पापा का था। पापा आधी रात को लौटते, कभी खाते कभी नहीं खाते। 10 बजे सारा काम निपटाकर दोनों बहनें लेट गई। माँ, आज बुखार नहीं आया, लगता है दवा ने काम किया है। अब और जीने की इच्छा नहीं है बेटी, तुम दोनों के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ऐसा क्यों सोचती हो माँ? तुम्हारे प्यार से कितनी शांति मिलती है हम दोनों को। बेटी, शादी करने से पहले बस यही देखना कि लड़का शराबी ना हो। माँ, पापा भी तो पहले नहीं पीते थे। वे दिन याद करती हूँ तो आंसू नहीं रोक पाती। माँ ने गहरी सांस ली। कितनी शांति थी तब घर में। महिमा तो तेरे 7 वर्ष बाद हुई है। उसको होश आते आते तो सुख के दिन खो ही गए, पर तुझे तो सब याद होगा। माँ के साथ साथ आशा भी अतीत में डूब गई। हाँ, उसे तो सब याद है। 11 वर्ष की उम्र में घर में कितनी संपन्नता थी। सुखी स्वस्थ माँ का चेहरा हर समय ममता से सराबोर रहता था। पापा समय पर ऑफिस से लौटते हुए हर रोज फल मिठाई वगैरह जरूर लाते थे। रात खाने की टेबल पर उनके कह कहे गूंजते रहते थे। आशा को याद है, उस दिन पापा अपने दोस्तों से घिरे घर लौटे थे। भाभी, मुंह मीठा कराइए, महेश जी ऑफिसर बन गए हैं। एक साथ कई स्वर गूंजे थे, मानो सारा संसार नाच उठा था। माँ का मुख गर्व और खुशी की लालिमा से दमकने लगा था। मुंह मीठा क्या, माँ ने सबको भरपेट नाश्ता कराया था। मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाई और खास लोगों की दावत की। रात को होटल में पापा ने अपने दोस्तों को खाना खिलाया था। उस दिन ही पहली बार शराब उनके होठों से लगी थी। आशा ने गहरी सांस ली। कितनी अजीब बात है कि मानवता और नैतिकता को निगल जाने वाली ये सत्यानाशी शराब अब समाज के हर वर्ग में एक रिवाज सी बन गई है। फलते फूलते परिवार देखते देखते ही कंगाल हो जाते हैं। एक दिन मोहल्ले में प्रवेश करते ही अजय जी ने
आशा से कहा, बेटी तुमसे कुछ कहना है। आशा रुक गई। कहिए ताऊ जी। ऑफिस से थकी हारी लौट रही हो, घर जाकर थोड़ा सुस्ता लो, मैं आता हूँ। आशा के दिलो दिमाग में आशंका के बादल मंडराने लगे। अजय जी बुजुर्ग व्यक्ति थे, हर कोई उनका सम्मान करता था। चिंता में डूबी वह घर आई। महिमा पालक काट रही थी, माँ चुपचाप लेटी थी। चाय के साथ पराठे खाओगी दीदी? नहीं, बस चाय। आशा माँ के पास आई। कैसी हो माँ? आज तो इतनी उदास क्यों लग रही है? माँ ने चिंतित स्वर में पूछा। गली के मोड़ पर ताऊ जी मिले थे, कह रहे थे कुछ बात करने घर आ रहे हैं। माँ एकाएक भय से काँप उठी। क्या कहना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। महिमा चाय ले आई। तीनों ने चुपचाप चाय पी ली। फिर आशा लेट गई। झपकी आ गई। महिमा ने उसे जगाया। दीदी ताऊ जी आए हैं। माँ कठिनाई से दीवार का सहारा लिए फर्श पर बैठी थी। ताऊ जी चारपाई पर बैठे हुए थे। आशा को देखते ही बोले, आओ बेटी बैठो। आशा उनके पास ही बैठ गई और बोली, ताऊ जी क्या पापा के बारे में कुछ कहने आए हैं? उसके बारे में क्या कहूँ बेटी, महेश कभी हमारे मोहल्ले का हीरा था, आज वह क्या से क्या हो गया। मोहल्ले वाले उसकी चीख पुकार और गालियों से परेशान हो गए हैं। किसी दिन मार मार कर उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। किसी तरह मैंने लोगों को रोक रखा है। बात यही नहीं है बेटी, इससे भी गंभीर है। महेश ने घर रमेश महाजन के पास गिरवी रखा है। अजय जी उदास स्वर में बोले। क्या? आशा एकाएक चीख उठी। माँ सूखे पत्ते के समान कांपने लगी। ताऊ जी फिर तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। आशा ने उनकी ओर देखा। मैं भी बहुत परेशानी में हूँ। वैसे रमेश महाजन आदमी बुरा नहीं है। आज मेरे घर आकर उसने सारी बात बताई है। कह रहा था कि वह ब्याज छोड़ देगा, मूल के 30,000 उसे मिल जाए तो घर के कागज वह तुम्हें सौंप देगा। आशा की आंखें हैरत से फैल गई। 30,000? बहू को तो तुम्हारे दादा ने दिल खोल कर जेवर चढ़ाया था। संकट के समय उनको बचाकर क्या करोगी? ताऊ जी ने धीरे से कहा। दुख में भी मनुष्य को कभी कभी हंसी आ जाती है। आशा भी हंस पड़ी। आप क्या समझते हैं, जेवर अभी तक बचे हुए हैं? शराब की भेंट सबसे पहले जेवर ही चढ़े थे ताऊ जी। तब कुछ और? हमारे घर की सही दशा आपको नहीं मालूम? सब कुछ शराब की अग्नि में भस्म हो चुका है। घर में कुछ भी नहीं बचा है। आशा दुखी स्वर में बोली। लेकिन ताऊ जी, एक साथ इतनी रकम की जरूरत पापा को क्यों आ पड़ी? शराब के साथ साथ महेश जुआ भी खेलता है, और मैं क्या बताऊं। देखो कोशिश करता हूँ, शायद कुछ। अजय जी उठ खड़े हुए। मुझे मौत क्यों नहीं आती? माँ हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। उससे क्या समस्या सुलझ जाएगी? अब क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम? कुछ ना कुछ तो होगा ही, तुम चिंता ना करो। आशा ने माँ को सांत्वना देते हुए कहा। ऑफिस में अचानक प्रीति दीदी आशा के पास आ खड़ी हुई। क्या सोच रही हो? वह आशा से बहुत स्नेह करती थी। अकेली थी और कामकाजी महिलावास में ही रहती थी। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी, कैंटीन में चलोगी? चलो, आपके कामकाजी महिलावास में जगह मिल जाएगी। आशा ने चाय का घुट भरते हुए पूछा। तुम रहोगी? महिमा भी रहेगी मेरे साथ। फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? माँ नानी के पास आश्रम में जाकर रहना चाहती है। फिर घर? घर अब है कहाँ? पापा ने 30,000 में गिरवी रख दिया है, जल्दी छोड़ना पड़ेगा। शराब की बुराई को सब देख रहे हैं, फिर भी लोगों की इसके प्रति आसक्ति बढ़ती जा रही है। प्रीति दीदी की आंखें भर आई थी। आशा तुमको आज तक नहीं बताया, लेकिन आज बता रही हूँ। मेरा भी एक घर था, एक फूल सी बच्ची थी। फिर इसी शराब की लत लग गई मेरे पति को। नशे में धुत एक दिन उसने बच्ची को पटक पटक कर मार डाला। शराब ने उसे पशु से भी बदतर बना दिया था। फिर क्या हुआ? मैं सीधे पुलिस चौकी गई, पति को गिरफ्तार करवाया, सजा दिलवाई और नौकरी करने यहाँ चली आई। हमारा भी घर टूट गया है दीदी, अब कभी नहीं जुड़ेगा। आशा की रुलाई फूट पड़ी। समस्या का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब यह बताओ कि निखिल से और कितने दिन इंतजार करवाओगी? आशा ने सिर झुका लिया। अब आप ही सोचिए, इस दशा में मैं जब तक महिमा की कहीं व्यवस्था ना कर लूं। तुम्हारा मतलब है कोई अच्छी नौकरी या विवाह? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। ऐसा होगा, यह आशा ने नहीं सोचा था। शीघ्र ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया था उसके घर में। माँ की मृत्यु हो गई थी। वह महिमा को लेकर प्रीति दीदी के कामकाजी महिलावास में चली गई। अब समस्या यह थी कि वह क्या करे।
महिमा का भार उस पर था। उधर निखिल को विवाह की जल्दी थी। एक दिन प्रीति दीदी समझाने लगी, तुम विवाह कर लो आशा, देखो कहीं ऐसा ना हो कि निखिल तुम्हें गलत समझ बैठे। पर दीदी आप ही बताइए कि मैं कैसे? देखो निखिल बड़े उदार विचारों वाला है, तुम खुलकर उससे अपनी परेशानी पर बात करो। अगर महिमा को वो बोझ समझे तो फिर मैं तो हूँ ही, तुम अपना घर बसा लो। महिमा की जिम्मेदारी मैं ले लूंगी, मेरा अपना घर उजड़ गया, अब किसी का घर बसते देखती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। प्रीति दीदी ने ठंडी सांस भरी। कितनी देर से खड़ा हूँ, हंसते हुए निखिल ने कहा। महिमा को कामकाजी महिलावास पहुंचा कर आई हूँ, आशा ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो चाय पीते हैं। महिमा तो प्रीति दीदी की देख रेख में ठीक से है, अब तो मेरे बारे में भी कुछ सोचो। आशा झिझकते हुए बोली, निखिल मैं कह रही थी कि तुम थोड़ी प्रतीक्षा और। लेकिन निखिल ने बीच में ही टोक दिया, नहीं भाई, अब और इंतज़ार मैं नहीं कर सकता, आओ पार्क में बैठे। बात यह है कि मेरी तनख्वाह का आधा हिस्सा तो महिमा को चला जाएगा। यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे इतना लालची समझ रही हो? निखिल ने रोष भरे स्वर में कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, पर शादी से पहले सब कुछ स्पष्ट कर लेना उचित है, जिससे आगे चलकर ये छोटी छोटी बातें दाम्पत्य जीवन में कटुता ना घोल दे। आशा ने निखिल की आंखों में झांका। तुम्हारे अंदर छिपा यह बचपना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो महिमा के लिए चिंता ना करो, वो मेरी भी बहन है, चाहो तो उसे अपने साथ भी रख सकती हो। सुनते ही आशा का मन हल्का हो गया। वह कृतज्ञता भरी नजरों से निखिल को निहारने लगी। निखिल के माता पिता दूर रहते थे, इसलिए कोर्ट में विवाह होना तय हुआ। निखिल का विचार था कि दोनों बाद में माता पिता से आशीर्वाद ले आएंगे। रविवार को खरीदारी करने के बाद दोनों एक होटल में जा बैठे। तुम बैठो, मैं ऑर्डर देकर अभी आया। आशा यथास्थान बैठी होटल में आने जाने वालों को निहारे जा रही थी। मैं अपने मनपसंद खाने का ऑर्डर दे आया हूँ, एकदम शाही खाना। अब थोड़ा हाथ रोक कर खर्च करना सीखो, आशा ने मुस्कुराते हुए डांटा। अच्छा अच्छा बड़ी बॉस। वेटर ने ट्रे रखी तो देखते ही आशा एकाएक प्रस्तर प्रतिमा बन गई। उसकी सांस जैसे गले में अटक गई थी। तुम शराब पीते हो? निखिल खुलकर हंसा। रोज नहीं भाई, कभी कभी, आज बहुत थक गया हूँ इसीलिए। आशा झटके से उठ खड़ी हुई। आशा तुम्हें क्या हो गया है, बैठो तो सही। निखिल ने उसे कंधे से पकड़कर झिझोड़ा, परंतु आशा बैठती कैसे? एक भयानक काली परछाई उसकी ओर अपने पंजे बढ़ाए चली आ रही थी। उसकी आंखों के समक्ष सब कुछ धुंधला सा होने लगा। कुछ स्मृति चित्र तेजी से उसकी नज़रों के सामने से गुजर रहे थे। माँ पीट रही है, दोनों बहनें पीट रही हैं, घर के बर्तन टूट रहे हैं, घर भर में शराब की उल्टी की दुर्गंध फैली हुई है। गालियां और चीख पुकार सुनकर पड़ोसी झांक कर तमाशा देख रहे हैं। भय, आतंक और भूख से दोनों बहनें थर थर काँप रही हैं। आशा अपने जीवन में वह नाटक फिर नहीं देखना चाहती थी, कभी नहीं। जिंदगी के शेष उजाले को आंचल में समेटकर आशा ने दौड़ना आरंभ किया। टेबल पर रखा सामान बिखर गया। होटल के लोग अवाक से उसे देखने लगे, परंतु वह उस भयानक छाया से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी, जो उसके पीछे पीछे चीखते हुए दौड़ी आ रही थी। सुधीर ने जैसे ही चाय का कप टेबल पर रखा, सामने से अनु ने गुनगुनाते हुए घर में प्रवेश किया। आओ बेटा, चाय पी लो। अनु की माँ ममता ने उसे आवाज़ दी। नहीं माँ, मैं अपनी सहेली रूबी के साथ चाय पीकर आई हूँ, अनु ने कहा और सीधे अपने कमरे में चली गई। तुम्हें इसके व्यवहार में कुछ अलग सा नहीं लग रहा? सुधीर ने ममता से पूछा। हाँ, जब से ससुराल से आई है तब से कुछ बदली बदली सी तो है, कुछ लापरवाह और मनमाना सा व्यवहार कर रही है, ममता ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ अनु में आए इस बदलाव को। सबका ध्यान रखने वाली और कायदे से काम करने वाली हमारी बेटी एकदम से स्वच्छंद सी हो गई है, जैसे अपने अलावा किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है उसे। सुधीर चिंतित स्वर में बोले। 4-5 दिनों से देख रहा हूँ, अभय से भी बात करती हुई नहीं दिखती,
वरना पहले जब भी आती थी तो दिन भर में अभय के 4-5 बार फोन आ जाते थे। आजकल में थोड़ा उसके मन की टूह लेनी पड़ेगी। अनु सुधीर और ममता की इकलौती बेटी थी। शहर में ही उसका ब्याह हुआ था। पति अभय के अलावा घर में सास भी थी। 1 साल हो गया उसके विवाह को। अनु सबका मन रखकर चलने वाली थी, सबका ध्यान रखती। 6 महीने सब ठीक रहा। पिछले कुछ 2-3 महीनों से अनु उखड़ी हुई लगती, पर जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यही सोचकर सुधीर और ममता ने कभी व्यर्थ में उसे कुरेदना सही नहीं समझा। गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत खटपट तो चलती ही रहती है, लेकिन इस बार अनु का व्यवहार देखकर दोनों चिंतित हो गए। अनु पूरी तरह बदल गई। न किसी काम को हाथ लगाती, न किसी की खोज खबर लेती, बस मनमौजी की तरह घूमती रहती। उसका कमरा भी अस्त व्यस्त पड़ा रहता। पहले तो उसका अरे काम वाह, इतना एकदम व्यथा साफ-सुथरा पहले और कभी नहीं हुई थी। करीने तुम से ही था। बताओ, जितनी मजाल अपनी ही फाइल बात खत्म खिलका करने जैसे जैसे वहाँ रास्ते पे पहुंचा चल लिया लिया था। होता, कपड़े, तो जब किताबें, अपना मैं भी फाइल की तरह सब सुखी ना कुछ रहती, रहता। तब एक जब और तुम्हारे और साथ अव्यथा भी पायल की तुम्हारी कहानी बात बंद कुछ होना इस मेरे लिए कहानी कोई के नई द्वारा बात है। नहीं रह गई, समझ में आई है। कपड़े अपने भी घर में रब फिर दोस्तों कोई के हैं। ऐसी कहानियां आशा बंद होती करती है, है करके नहीं आशा होती। करती हूँ ये कहानी आपको ऐसी पसंद कहानी आई होगी। किसी अगर और कहानी व्यर्थ पसंद कहानी आई को है तो व्यक्त कर प्लीज रहा इसे था। लाइक एंड शेयर कुछ करें। तो ऐसा हो रहा था दोस्तों, इस जो तरह उसके की मन ढेरों के विरुद्ध था, पारिवारिक और शिक्षाप्रद और वही कहानी सुनने उसके के लिए उल्टे हमारे व्यवहार में चैनल को द्वारा प्लीज बाहर आ सब्सक्राइब रहा करें। था। सुधीर देर धन्यवाद तक सोच में दोस्तों। डूबे अनु के व्यवहार का अवलोकन करते रहे। सबका ध्यान रखने वाली, करीने से काम करने वाली, सफाई पसंद उनकी बेटी अनु को कभी कुछ विशेष सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हर काम को ढंग से करने का उसमें ईश्वर से दिया हुआ गुण था। किसी भी काम को वह एकदम परफेक्ट तरीके से करती थी। काम में जरा भी इधर उधर या लापरवाही उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कई बार तो वह अपने माँ के काम में भी कमियां ढूंढ लेती थी। तब ममता हंसकर कहती, हाँ गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। अब उसी अनु का काम के प्रति ऐसा लापरवाह रवैया जरूर उसके मन को कोई फांस चुभ रही है। दूसरे दिन शाम को सुधीर अनु को अपने साथ सैर पर ले गए। थोड़ी देर टहलने के बाद वो दोनों एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ गए। आसपास बहुत से लोग टहल रहे थे। पेड़ों पर पक्षी अपने अपने घरों में वापस आकर एक आनंदपूर्ण कलरव कर रहे थे। उन पक्षियों का आनंद देखकर सुधीर के कलेजे में टीस उठी। विवाह के बाद बेटियां अपनी गृहस्थी के नीड़ में ही अच्छी लगती हैं। यूं तो पिता का घर भी बेटियों का ही होता है, और अनु तो यूं भी उनकी इकलौती बेटी थी। उनके घर के द्वार हमेशा उसके लिए खुले हैं। लेकिन बेटियों के जीवन का सुख, सच्चा संतोष और आनंद उनके अपने घरों में ही होता है। अपने घोंसलों से भटकने पर वे हैरान, परेशान व घबराई हुई हो जाती हैं। उनके चेहरे पर भी उसके अंतर्मन की, वो अपने घोंसले से दूर होने की बेचैनी और पीड़ा, छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वह कितना भी लापरवाही और बेपरवाही दिखाने की चेष्टा करे, पर सुधीर की पारखी नजरों ने भांप ही लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके सुधीर मूल बात पर आ गए, और अनु भी अपना मन हल्का करना चाहती थी। उसकी मन की परतें सुधीर के सामने खुलने लगी। कोई 1 घंटा तक अनु बोलती रही। शाम का धुंध अब गहराने लगा था। बात खत्म करके अनु चुप हुई तो वो दोनों घर लौट आए। रात को खाना खाने के बाद सुधीर और ममता छत पर जाकर टहलने लगे। दोनों के बीच अनु को लेकर बातें होने लगी। ममता ने बताया कि जब सुधीर और अनु घूमने गए थे तब अभय का फोन आया था। वह विनती कर रहा था कि हम अनु को समझाएं, घर की छोटी छोटी बातों को तूल देकर अपने जीवन में व्यर्थ तनाव ना भरने दे। तब सुधीर ने बताया कि अनु किस बात से परेशान है। दरअसल परेशानी अनु और उसके सास के बीच में है। अनु को अपने आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वह हर काम को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से करती है और हर काम में परफेक्ट है। अनु का अपने आप पर यह भरोसा गलत भी नहीं है, पर उसके काम के तरीके में हस्तक्षेप करके उसकी सास ने अनु के मन में लगातार खींच पैदा करके अब उसके भरोसे को अहंकार में बदल दिया है। उसकी सास अब तक हर काम अपने तरीके से करती आई थी। वो चाहती है कि
अनु घर गृहस्थी का काम उनके तरीके से करे। घर में सब उसी तरीके से चलता रहे जैसा अब तक चलता आया है। लेकिन अनु अपनी गृहस्थी को अपने तरीके से चलाना चाहती है। गलती किसी की भी नहीं है, पर फिर भी आपसी सामंजस्य, धैर्य की कमी रिश्तों में खिंचाव पैदा करती जा रही है। मामूली सी बात पर अपने अहंकार के कारण दोनों अपने घर और रिश्तों के बीच खुद ही दरार उत्पन्न कर रहे हैं। ये दरार अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भरना मुश्किल हो जाएगा। इसके पहले कुछ तो उपाय करना होगा। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद सुधीर कुछ बात करने के इरादे से अनु के कमरे में गए तो देखा अनु अपने लंबे घने बालों को सुलझाते हुए बुरी तरह झल्ला रही है। क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी चिड़चिड़ा रही हो? सुधीर ने प्यार से पूछा। उसके लंबे बालों में जगह जगह गांठ पड़ी हुई थी। बाल पूरी तरह उलझ गए थे। बाल बुरी तरह उलझ गए थे। ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिनों से बालों को ठीक से देखभाल नहीं की है। देखिए ना पापा, बाल इतने उलझ गए हैं कि सुलझ ही नहीं रहे हैं। अब ये गांठें काटनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। अनु उठी और कैंची निकालकर बालों की गांठें काटने लगी। सुधीर समझ रहे थे कि वह अपनी अंतर बेचैनी की भड़ास अपने बालों पर निकाल रही है। कोई भी उलझन ऐसी नहीं होती बेटा कि उसे सुलझाया ना जा सके। हर समस्या का समाधान होता है। अगर समय रहते ही उलझन को सुलझा दिया जाए तो गांठें बननी ही नहीं पाती। अगर ऐसी ही गांठें काटती रही तो एक दिन बाल ही नहीं बचेंगे। धैर्य से हर गांठ सुलझ जाती है। सुधीर ने कंघा हाथ में लिया और धीरे धीरे अनु के बाल सुलझाने लगे। बेटा, उलझन चाहे रिश्तों में हो चाहे बालों में, उन्हें समय से और धैर्य से सुलझाना चाहिए, नहीं तो गांठें बन जाती हैं। यदि सुलझाने की बजाय काटने की प्रवृत्ति रखी तो बालों की तरह रिश्ते भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। काटना किसी गांठ से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है, नुकसान अपना ही होता है। सुधीर ने कहा तो अनु चौंक गई। मैं जानता हूँ मेरी बेटी हर क्षेत्र में, हर काम में परफेक्शनिस्ट है, लेकिन एक बार अभय के माँ के बारे में भी तो सोचो। वो 30 सालों से अपने घर को अपने तरीके से चलाती आ रही हैं। अब एकदम से तुम उनके सारे तरीकों को नकार कर हर काम अपने तरीके से करना चाहोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? घर और रिश्ते आपसी सामंजस्य और सम्मान से मजबूत होते हैं और जिंदगी भर खुशहाल रहते हैं, सुधीर ने समझाया। लेकिन पापा, उन्हें भी तो मेरी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए ना, अनु बोली। अगर सम्मान पाना है तो पहले सम्मान देना सीखो। माना तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम करने का तरीका ज़्यादा सही है, लेकिन एक बार अगर उनका मन रखने के लिए उनके बताए अनुसार काम कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। हो सकता है कि तुम्हें लगे सचमुच उनका तरीका ज़्यादा अच्छा है, और सच में ही अगर तुम ज़्यादा अच्छा काम करती हो तब भी इस बात का एहसास उन्हें उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे, इस बात का ध्यान रखते हुए धैर्य से करवाओ। एक दिन तो उन्हें समझ आ ही जाएगा। लेकिन इस तरह यदि जल्दबाजी में अपने अहंकार को सर्वोपरि रखकर धीरज खोती रहोगी तो जीवन में बहुत कुछ खो जाएगा। सुधीर ने अनु के सारे बाल सुलझा लिए थे और उसे पता भी नहीं चला। ये देखो बेटा, धैर्य से सुलझाने पर सारी गांठें भी सुलझ गई और दर्द भी नहीं हुआ। कहते हुए सुधीर ने अनु के बाल गूंथकर चोटी बना दी और अपने कमरे में चले गए। शाम को अभय और उसकी माँ सुधीर और ममता के घर आए। सुधीर थोड़ा शंकित हो गए। तभी अनु ड्राइंग रूम में आई। उसने आते ही अपने सास के पैर छुए तो उन्होंने उसका माथा चूमकर गले से लगा लिया। अभय भी खुश दिखाई दे रहा था। सुधीर थोड़ा निश्चिंत हुए। तब बातों ही बातों में पता चला कि अनु ने ही दोपहर को फ़ोन करके उन लोगों को खाना खाने बुलाया था। खाना खाने के बाद अनु इन लोगों के साथ घर वापस जा रही थी। माँ, मैं अपने हाथ से पापा को बेसन की गट्टे की सब्जी बनाकर खिलाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे आपके हाथों जैसा स्वाद नहीं आता। चलिए ना, मुझे बता दीजिए कैसे बनाऊँ? अनु अपनी सास से बोली। अरे बेटा, तुम भी तो अच्छा ही बनाती हो, चलो दोनों मिलकर बनाते हैं।
सास प्रसन्न होकर बोली और खुश होकर अनु के साथ किचन में चली आई। ममता ने सुधीर की ओर देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों अभय से बातें करने लगे। रात का खाना सब लोगों ने साथ बैठकर आनंद से हंसते हंसते खाया। रात जब अनु घर जाने लगी तो धीरे से सुधीर के सीने में सिर रखकर बोली, थैंक्स पापा, आपने जो जीवन मंत्र मुझे दिया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। अब मैं कभी भी अपने रिश्तों में गांठें नहीं पड़ने दूंगी। सुधीर ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब उनकी बेटी समय रहते ही उलझने सुलझाने का महत्व समझ गई थी।